Hello friends, my name is Sanjay. Welcome to you e-learning IGS. Today we gonna discuss about the English. Basically the syllabus that we will cover for the TET exam, whether it is the yes TET or C TET और सुपर टेट. तो आज हम देखेंगे कि आज की क्लासेज में इंग्लिश का जो सिलेबस है हमारा, उसमें एग्ज़ाम में क्या क्या आता है. बेसिकली टेट के एग्ज़ाम के पर्पज़ से पता नहीं क्यों बच्चे जो है ना इंग्लिश को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक उनके दिमाग में एक फियर सा क्रिएट रहता है. बिकॉज सर और सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं कि हमारा बैकग्राउंड हिंदी है, हमने हिंदी से पढ़ा है, हमने इंग्लिश तो 6th क्लास में या 5th क्लास में हमने स्टार्ट किया था. इज इट रियली अ डिफ़िकल्ट टास्क to cover up the syllabus of English in CTET exam? So let's see, we will discuss about the way or the content that can be asked to you in the exams, right? So the very first, the entire exam is based on 3 pillars in English, right? And now अब हम डिस्कस करेंगे कि वो 3 पिलर्स क्या क्या हैं जिनके कर लेने से इंग्लिश का जो पेपर है आपका इजीली यूं ही चुटकी में निकाल सकते हो आप. और वो क्या है, पहले हम इस पे फोकस कर लेते हैं जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं. देन वी विल प्रोसीड द क्लास इज नेक्स्ट, राइट? सो ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला पार्ट है आपका वो ग्रामर है, दूसरा पार्ट है आपका वोकैबुलरी, और जो थर्ड पार्ट है आरसी. मुझे नहीं लगता कि इन 3 से ज़्यादा किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ आता होगा. ये 3 चीज़ आप कर लो, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का जो इंग्लिश है उसको आप काफ़ी बढ़िया से हल कर सकते हैं. जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर. सो मोस्ट ऑफ द स्पॉटिंग एरर कह लो या कॉमन एरर का पार्ट कह लो, ये कहाँ से आता है? ऑब्वियसली ये सारे एरर्स कहीं ना कहीं ग्रामर से ही आता है. और अगर मैं बात करूँ कि ग्रामर के किस पोर्शन से आता है, किस टॉपिक से आता है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रामर जो एंटायर ग्रामर है एक्चुअली इट हैज़ 8 पार्ट्स, राइट? एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली इन 8, लाइक आपको पता होगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ऑलराइट, सो नाउ द एरर कैन बी आस्क्ड समवेयर फ्रॉम दीज थिंग्स ओनली. ये जो एरर्स है कहीं ना कहीं ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनसे ही आएंगे. उसमें आप केवल इंटरजेक्शन को छोड़ दो, क्योंकि रेयरली कभी जो क्वेश्चन है ना वो इंटरजेक्शन से आता है, अदरवाइज इंटरजेक्शन से क्वेश्चन आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है. नाउ अब बात करते हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है वो क्या है. सो दीज आर द वर्ब्स. इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें वर्ब नहीं आता है. बिकॉज यू नो वर्ब के बिना सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा, इनकम्प्लीट होगा. वर्ब का महत्व इंग्लिश सेंटेंस में उतना ही है जितना कि आप कह सकते हैं क्रिकेट के मैच में विकेट का, राइट? आई मीन द विकेट cricket without wicket is nothing. Similarly in English language a verb without sentence is nothing, right? So let's see. We will discuss about the verb later on. We'll go through the part of vocabulary now. अगर आपका ग्रामर पोर्शन ठीक है तो जो स्पॉटिंग एरर है, जो कॉमन एरर है, या अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में एक सेंटेंस दिए गए होते हैं और उस सेंटेंस में एक पर्टिकुलर वर्ड को अंडरलाइन कर दिया गया होता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो वर्ड्स है ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, राइट? सो नाउ देखते हैं, अब बात करते हैं वोकैब्स का. वोकैब्स में बेसिकली तो ये सारे सेक्शंस है वोकैबुलरी का जिसमें आपको पढ़ना होता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस और इडियम्स, राइट? माइट बी दीज कैन बी गिवन यू इन द आरसी, जो आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पार्ट है उसमें दे दिया जाएगा, और उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड होगा, उसका आपको एंटोनिम्स फाइंड करना है या फिर आपको सिनोनिम्स फाइंड करना है, राइट? और वो आपके उसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट हो सकता है. अब बात आती है कि ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कहाँ से होगा, कहाँ से पूछा जाएगा. तो ये अनसीन होते हैं. बेसिकली जो एस टेट वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको मैं बता दूं, आप क्लास 6 से लेकर के 10th क्लास तक की इंग्लिश ग्रामर जो आपके सिलेबस में रहा है आपके एकेडमिक करियर में, उसको आप स्टडी कर लो तो बड़ी ही आसानी से आप टेट के किसी भी एग्जाम का इंग्लिश आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो, जो आपने 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक में पढ़ा है ना.
और अगर मैं बात करूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो सिमिलरली उसमें आपका एक प्रोज पार्ट होता है और एक पोएट्री पार्ट होता है, और ये कहीं बाहर से नहीं आता। तो अच्छी बात ये है कि जो आपने पहले से पढ़ा हुआ होता है उन्हीं में से कहीं ना कहीं से ये प्रोज और पोएट्री आते हैं, राइट। अब आगे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं वर्ब का, राइट। आज मैंने एक टॉपिक लिया है वर्ब का, देन स्लोली एंड स्टडी जब हमारी आगे जो क्लासेस होंगी, जो वीडियो बनेगी, उसमें हम सेपरेटली एक एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज वर्ब, राइट। क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड अप द चैप्टर ऑफ वर्ब एंड वी गोना डिस्कस अबाउट वर्ब। व्हाट इज वर्ब एक्चुअली? डेफिनेटली it is action word. So the verb is whether the action word or the state word, right? It means what? Doing something or we can say happening something is a part of verb, or we can say simply like a state word. A state word is also a part of verb, right? Like I'll give you the example. Mohan reads the newspaper, right? Here we can see Mohan is the subject of this sentence, right? And what action is done by Mohan? तो obviously we can say, हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि कौन सा काम मोहन के द्वारा किया जाता है, मोहन कौन सा काम कर रहा है। So whatever the action is being done by Mohan, that particular word is only a verb. तो मोहन पढ़ने का काम करता है, पढ़ता है, क्या पढ़ता है भाई? न्यूज़पेपर। सो द न्यूज़पेपर यानी कि पढ़ने का जो रिजल्ट है वो किस पे आ रहा है? न्यूज़पेपर पे आ रहा है, और जो एक्शन हो रहा है वो क्या है? पढ़ने का काम हो रहा है। ये जो पढ़ना है, जो रीड है, दिस इज द काइंड ऑफ वर्ब। अभी यहाँ पे एक्शन है, ये एक्शन वर्ड है। वी कैन सी हियर मोहन एक नाउन है, राइट। न्यूज़पेपर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नाउन, बट हियर द रोल ऑफ द न्यूज़पेपर प्लेज लाइक एन ऑब्जेक्ट, while the Mohan is the part of subject and the reads is a part of verb, right? So this is the action word, right? Now we will see about the state word. Like Mohan is a good student. Mohan is a good student, right? So now the subject is same, but here we can see, हम देख सकते हैं इसमें मोहन कोई काम तो नहीं करता, लेकिन यस यहाँ पे मोहन के स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, मोहन का जो ओरिजिन है उसके बारे में बात की जा रही है। सो हु इज मोहन? सो मोहन इज अ गुड स्टूडेंट। अगर मैं इसे हटा दूं, इज को हटा दूं कुछ देर के लिए, कैन यू बी एबल टू गेट द प्रॉपर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? क्या आप इस सेंटेंस के एक प्रॉपर मीनिंग को समझ सकते हो कि स्टूडेंट कौन है और मोहन क्या है? नहीं ना। तो ये क्लियर कब होगा? जब यहाँ पे हमने एक वर्ब लगाना है, लाइक मोहन इज अ गुड स्टूडेंट, राइट। सो अब ये जो इज है ये एक स्टेट वर्ड है, बिकॉज इट इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ मोहन। और हु इज अ गुड स्टूडेंट? मोहन। एंड व्हाट इज मोहन? सो मोहन इज अ गुड स्टूडेंट। सो इज अ काइंड ऑफ स्टेट वर्ड, ये स्टेट वर्ड है, राइट। सो नाउ वी विल गो इन अ डीप इनटू द वर्ब। अभी थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे वर्ब के बारे में, और अलग अलग स्टेप में हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ड क्या है और स्टेट वर्ड क्या है। सो नाउ अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब की बात करेंगे कि वर्ब के कितने कैटेगरी है, वर्ब के कितने टाइप्स है। दोस्त मैं बता रहा हूँ, अगर आपको वर्ब समझ में आ गया तो सेंटेंस के लगभग 80% फंक्शन को समझ जाओगे इंग्लिश लैंग्वेज में। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द वर्ब। आपको मैं बता दूं, वर्ब को कभी हल्के में मत लेना। वर्ब से रिलेटेड ऐसे कई टॉपिक है जो वर्ब बेस्ड है, और अगर आपको वर्ब समझ में आ गया तो उस पर जो आधारित टॉपिक है वो सब इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप जब टेंसेज पढ़ोगे या सीक्वेंसेज ऑफ टेंसेज पढ़ोगे, ये भी पूरी तरीके से वर्ब पे बेस्ड है। आगे चल करके आपको वॉइस पढ़ना होगा जिसमें आप एक्टिव और पैसिव का स्टडी करोगे, ये भी पूरे वर्ब पे बेस्ड है। लाइक नॉन फाइनाइट जिसमें आप इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल के बारे में स्टडी करोगे, ये भी पूरी तरीके से वर्ब पे बेस्ड है। दैट्स व्हाई कि मैंने आज वर्ब लिया है और वर्ब उठाया है। तो अभी तक में आपने ये देख लिया है कि स्टेट वर्ड क्या होता है और एक्शन वर्ड क्या होता है। अब इसको हम क्लासिफाई करते हैं।
Exactly. So basically the verb has been divided into chief two parts, है ना. वर्ब को हमने दो मुख्य पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक है आपका हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है प्रिंसिपल वर्ब. ये वही हेल्पिंग वर्ब है जिसको अभी हमने कुछ देर पहले स्टेट वर्ड के नाम से पढ़ा था कि स्टेट वर्ड क्या है. स्टेट वर्ड इज अ वर्ड which show the state of the subject and the object in the sentence. Exactly fine. Yes. So we will discuss about the helping verb and the principal verb should be discussed later on. Let me finish with the first helping verb. What actually the helping verb is, right? So आगे चल करके इस helping verb को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. हम इसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, और इसे हम कहते हैं मुख्य क्रिया. इन वर्बों का कई नाम है. आप इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं या सपोर्टिंग वर्ब भी कहेंगे. सिमिलरली प्रिंसिपल वर्ब है, इसे आप मेन वर्ब भी कह सकते हैं या हेड वर्ब भी कह सकते हैं. क्लियर. सो एनीवे प्रिंसिपल वर्ब हम बाद में शुरू करेंगे. बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब का. राइट. सो जनरली द हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आल्सो कैटेगराइज्ड इन चीफ थ्री पार्ट्स. राइट. द वेरी फर्स्ट वन इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब. अच्छा, इन मॉडर्न इंग्लिश ये जो थर्ड पार्ट है जो अभी जिसका मैं अभी नाम बताने वाला हूँ वो बेसिकली इस कैटेगरी में ले लिया गया है. तो थोड़ा सा अगर मैं ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो करूँ तो इनके थ्री पार्ट्स होंगे. अगर मैं मॉडर्न इंग्लिश को देखूँ तो इनके दो ही पार्ट है हेल्पिंग वर्ब के. राइट. तो द वेरी फर्स्ट वन इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकेंड वन इज द मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब. एंड द थर्ड वन जिसकी बात मैं कर रहा था कि इट इज द पार्ट ऑफ दिस वन ओनली, इट इज कॉल्ड मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब. ऑलराइट. सो नाउ आप देख सकते हैं मैंने हेल्पिंग वर्ब को तीन पार्ट में डिवाइड किया. प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब एंड मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब. अगर मैं चाहता तो इस वर्ब को, इस हेल्पिंग वर्ब को बिना किसी क्लासिफिकेशन का एक साथ ही बता देता, लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है ना. इट वुड बी बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट हेल्पिंग वर्ब इज. तो बेहतर होगा कि हम इसे अलग अलग सेक्शन में पढ़ लेते हैं, है ना. प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को अलग पढ़ लेते हैं, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब को अलग पढ़ लेते हैं एंड मार्जिनल को हम अलग पढ़ लेंगे. सो नाउ ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं सम हाउ दीज आर द हेल्पिंग वर्ब. आप देख रहे हो जो हेल्पिंग है एंड द वर्ब, दीज आर द कॉमन इन ऑल दी थ्री. तीनों में हेल्पिंग आ रहा है. इट मीन्स व्हाट, कहीं ना कहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब ही, लेकिन सबके रोल और सबके फंक्शन अलग है इन लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज. ऑलराइट. सो बेसिकली व्हाट एक्चुअली द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इज. प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इज नोन टू इन इंग्लिश लाइक प्राथमिक सहायक क्रिया. प्राथमिक सहायक क्रिया. राइट. और मैं बात करूं मॉडल हेल्पिंग क्या है, तो एक्चुअली मॉडल हेल्पिंग वर्ब इज द मूड ऑफ द स्पीकर एंड द राइटर. इट डिफाइन the attitude of the speaker and the writer. Right. Exactly. I don't have the idea about the Hindi meaning of model only. Right. Otherwise the models has the number of meaning. models के कई सारे मीनिंग होते हैं ना. एक मॉडल तो पता ही आपको मॉडलिंग के लिए होता है. एक मॉडल का मतलब नमूना होता है, बट यहाँ पे नमूने के सेंस में नहीं है, याद रखिएगा. These are the kind of पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब. राइट. एंड द मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब. सो बात करते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है, आगे थोड़ा सा स्पेस. सो नाउ अब डिस्कस करते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में, फिर हम बात करेंगे आगे चल के मॉडल्स के बारे में, मार्जिनल के बारे में. तो बेसिकली इसको हम तीन स्टेप में पढ़ेंगे. सबसे पहले होगा इंट्रो ऑफ दिस वर्ब, देन द सेकेंड रूल्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस वर्ब्स, यानी कि इन वर्ब के रूल्स क्या हैं और इनकी पहचान क्या है. एंड जो थर्ड पार्ट होगा वो होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. इन वर्ब के इन वर्बों का जो प्रयोग है अंग्रेजी में वो कहाँ और कैसे करते हैं, एंड हाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड यू ऑन बिहाफ ऑफ द वर्ब इन योर एग्जाम्स. राइट. सो प्राइमरी हेल्पिंग मीन्स मैंने पहले ही डिस्कस किया प्राथमिक सहायक क्रिया. तो जब एक छोटा बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज जब पढ़ना शुरू करता है ना, तो उसे हम सबसे पहले सिंपल और जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है उससे सेंटेंस बनाना सिखाते हैं. लाइक मोहन इज अ स्टूडेंट, ही इज अ टीचर, इज मोहन अ गुड स्टूडेंट, ही इज टॉल एंड ऑल दोज.
तो ये एक तरीका हुआ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को समझने का। दूसरा तरीका क्या है? द वर्ब बाय व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई द टेंसेस, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। या आप ये कह सकते हैं कि जिन वर्ब की मदद से हम टेंसेस बनाते हैं, ये सारे के सारे क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। लाइक द वर्ब which helps to identify the tense, है ना? जिन वर्ब की मदद से हम टेंसेस को पहचानते हैं उसे हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। कैसे? Like he is a teacher. Now you were a doctor, right? इसमें हम बात कर रहे हैं he is a teacher and you were a doctor, right? तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसमें स्टेट वर्ड क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, सहायक क्रिया क्या है ना? तो आप देख रहे हो दिस इज द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ब। जनरली जो इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सो एज पर द स्ट्रक्चर एंड द वर्ड्स दैट हैज बीन यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इट मीन्स व्हाट? हियर द इज and were, these are the helping verb and which one helping verb? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। बिकॉज यू नो आप इससे यह पता कर लेते हो, ये तय कर लेते हो कि जो पहला सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का और प्रेजेंट में है, जबकि वर्ड आपको ये बताता है कि यह जो सेंटेंस है ये पास्ट में है। तो अभी हमने आपसे कहा कि जिस वर्ब की मदद से हम टेंसेज को पहचान जाते हैं या जिस वर्ब की मदद से हम टेंसेज बनाते हैं, ऐसे वर्ब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कराता है। और मुझे पता है और कि आपको प्राइमरी हेल्पिंग के वर्ब के बारे में पहले से काफ़ी जानकारी होगी, है ना? बिकॉज वी हैव बीन स्टडिंग द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, है ना? वी इनिशिएट इंग्लिश फ्रॉम फ्रॉम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। हम शुरुआत ही प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, हमें सिखाया ही पहले प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब दिया था। अभी आप छोटे क्लास के बच्चों को ना मॉडल्स बताओ, मार्जिनल बताओ, दे वुड बी इन कन्फ्यूजन। उनको पता ही नहीं है कि मॉडल्स का प्रयोग कहाँ करना है, उन्हें नहीं मालूम कि क्या डिफरेंसेज है कैन में और माइट में। ऑल दो द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑल दीज मॉडल्स आर द सेम, है ना? लाइक शुड, मस्ट, आउट टू एंड ऑल दोज थिंग, राइट? तो सबसे पहले यानी कि जब हम इंग्लिश से परिचित होते हैं, जब हम रूबरू होते हैं अंग्रेजी भाषा से, तो हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करते हैं। सो दीज आर द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, राइट? लाइक द लिस्ट ऑफ द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब दैट आई एम गोना राइट इट। So these are the primary helping verb like is, are, am, basically used in present tense, was were basically used in past tense, so we can say it is the be verb also, है ना? Have, has, had, this is also called the have verb, and shall, will is also a kind of primary helping verb which is used in future tense, right? So these are the part of primary helping verb. So hope so guys कि आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और बाय द वे अगर होगा तो आगे और भी डिस्कस करना है, क्योंकि अभी दो वर्ब है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे इन बिटवीन, बीच बीच में जो हमने पढ़ा है उस पर भी चर्चा होती रहेंगी। तो अब हम लोगों ने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का बहुत ही बढ़िया से स्टडी किया, देखा हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। वैसे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में बहुत कुछ नहीं है ना? जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ वर्ब होगा, दिस कुड बी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब, राइट? सो मैं आपको बता दूं कि आप इस वर्ब को बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, हमारी अगली वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपको मॉडल्स वर्ब के बारे में स्टडी करना है। और ये बड़े ही आसानी से और बड़े कम समय में ही आप मॉडल्स वर्ब पे काफ़ी अच्छा कमांड कर पा लेंगे, है ना? और फिर हम डिस्कस करेंगे उससे जो रिलेटेड क्विज होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेज भी करेंगे कि कैसे एग्जाम में बाय द वे अगर क्वेश्चंस मॉडल्स से आता है तो हमें उसे कैसे अटैम्प्ट करनी है। आगे दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारे टेट के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो सुपर टेट हो, सी टेट हो और या कोई भी स्टेट टेट का एग्जाम हो, उसके किसी भी पीडीएफ या नोट्स के लिए आप अगर आप उत्सुक हैं तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन है आप उस पर जाएं और वहां से आप चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।